नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला एक बार फिर से स्वागत करता हूं करंट अफेयर की नई क्लास में, जिसमें मैं लेकर आया हूं आपके लिए 10 सवाल जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को आज के मोटिवेशन कोटेशन के साथ। आज का मोटिवेशन कोटेशन आपके लिए मैं लेकर आया हूं अर्जुन सिसोदिया की कुछ लाइनें हैं जो युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बहुत अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। अक्सर दोस्तों हम ये शिकायत करते हैं कि सबसे ज्यादा परेशानियां मेरी जिंदगी में है, मेरी पढ़ाई में परेशानियां, मेरी घर पर परेशानियां, मेरी दोस्तों के साथ परेशानियां, ये हम हमेशा एक बहाना लगाकर रखते हैं। तो ये लाइनें बताती हैं कि जिनके जीवन में परेशानियां नहीं है, या तो वो मैदान छोड़कर भाग गए होंगे या उनके जीवन में कोई संघर्ष ही नहीं होगा, कोई बड़ी सफलता नहीं आएगी। क्योंकि संघर्ष जब तक नहीं होगा आप बड़े सफल व्यक्ति नहीं बन सकते। तो दोस्तों, इन संघर्ष को अपने जीवन का साथी बनाना है और चलते जाना है अपने लक्ष्य की ओर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का सबसे बड़ा बांध किस नदी पर बन रहा है? दोस्तों, हमारा जो पड़ोसी है चीन, वो यारलुंग सांगपो नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना रहा है। अब ये यारलुंग सांगपो नदी कौन सी है? इस नदी को आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि ये नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी, जो भारत में भी बहती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी जो चाइना के कब्जे में तिब्बत है, वहां पर एक ग्लेशियर है जिसको हम चेमा युंगडुंग ग्लेशियर के नाम से जानते हैं। ग्लेशियर चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, ये कहां पर है? तो ये कैलाश पर्वत पर है। कैलाश पर्वत श्रेणी पर स्थित एक पर्वत श्रेणी के जो मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील, इसके पास स्थित एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। इसी ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, जो कैलाश पर्वत के पास मानसरोवर झील के किनारे स्थित है, उससे ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। और इस ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में हम किस नाम से जानते हैं? तो तिब्बत में हम यारलुंग सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, यारलुंग सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। अब चाइना इस पर एक बांध बना रहा है। ठीक है, इस नदी पर क्या बना रहा है? एक बांध बना रहा है, और इस बांध का नाम उसने रखा है मातो जल विद्युत परियोजना। कौन सा? मातो जल विद्युत परियोजना, इसने इसका नाम रखा है। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो हाल ही में, ये चर्चा में तो काफी दिन से था, लेकिन हाल ही में जो चीन के प्रधानमंत्री ली क्यांग ने इसका क्या किया? उद्घाटन किया है। ली क्यांग ने इसका उद्घाटन किया है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा बांध है। इससे पहले अब तक जो सबसे बड़ा बांध था उसका नाम था थ्री जॉर्ज बांध। क्या नाम था उसका? तो उसका नाम था थ्री जॉर्ज बांध, जो यांगटीसी नदी के किनारे स्थित था। तो कहां पर स्थित था? तो यांगटीसी नदी पर। थ्री गॉर्जेस बांध था इसका, जॉर्ज नहीं, गॉर्जेस बांध, जो किस नदी पर बना था? तो यांगटीसी नदी पर बना था। ठीक है, अब इस गॉर्जेस बांध से भी जो ये मातो जल विद्युत परियोजना, ये इस बांध से भी 3 गुना ज्यादा बड़ी है। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी ये परियोजना है, क्योंकि विश्व का जो सबसे बड़ा बांध था थ्री गॉर्जेस बांध, जो यांगटीसी नदी चाइना में है, उसी पर बना हुआ था, उससे भी ये 3 गुना ज्यादा बड़ा बांध है। और इसके लिए चाइना ने, इसमें लागत कितनी आने वाली है? तो इसके लिए चाइना ने 1.2
ट्रिलियन युआन, युआन का बजट रखा है। जो कितना होता है, युआन चाइना की करेंसी है, तो इन्होंने 1.2 ट्रिलियन युआन का बजट इसके लिए रखा है, जो 167 अरब डॉलर होता है। ठीक है, तो इतनी लागत से चाइना भारत के उत्तर में जो ब्रह्मपुत्र नदी है तिब्बत में, उस पर एक बांध बना रहा है। उस बांध का नाम क्या है, मातो जल विद्युत परियोजना उसका नाम है। और उसका उद्घाटन किसने किया है, तो चाइना के जो प्रधानमंत्री हैं, चीन के पीएम ली क्योंग ने इसका उद्घाटन हाल ही में किया है। तो ये हो गई इससे जुड़ी सारी जानकारी। अब हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत में, बांग्लादेश में और तिब्बत से होकर बहती है, उसका उद्गम स्थल मैंने आपको बताया। तो ये है कैलाश पर्वत और इसके पास ही एक ग्लेशियर है जिसको हम जानते हैं चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। इसके नाम से हम इस ग्लेशियर को जानते हैं। तो यहां से क्या निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। इसको तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, तो यार्लुंग सांगपो नाम से इस नदी को हम जानते हैं। अब यहां पर ये एक यू टर्न बनाती है। क्या ये पहले किधर बह रही है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। अब यहां से यू टर्न मारकर ये कहां पर, उत्तर की ओर बहने लगती है। तो ये यू टर्न जहां से बनाती है, यहां पर एक पर्वत है जिसका नाम है नामचा बरबा पर्वत। यहां से क्या करती है, यू टर्न लगाती है और कहां पर आती है, भारत में प्रवेश करती है। भारत में यहां पर एक दर्रा है। दर्रा क्या होता है, दर्रा पहाड़ियों के बीच एक प्राकृतिक रास्ता जहां से आ जा सकते हैं, उसको हम दर्रा कहते हैं। मान लो ये पहाड़ी है, तो इसके बीच में ये जो रास्ता है जहां से हम आ जा सकते हैं, उसको हम दर्रे के रूप में जानते हैं। तो किस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, तो इस दर्रे का नाम है यांग याप दर्रे से भारत में ये प्रवेश करती है। उसके बाद अरुणाचल से होते हुए असम और फिर ये बांग्लादेश में जाती है। इसकी कुछ सहायक नदियां जैसे दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, मानस, तिस्ता, धनसिरी, कपिला और पद्मा। यहाँ पर हुगली से अलग हुई तो यहाँ पे पद्मा मिलती है और यहाँ से मेघना, और आगे जाकर ये मेघना कहलाती है। तो ये इसकी सारी सहायक नदियां हो गई है। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी हो गई हमारी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। अब ये हो गया बांध, ये बांध है जिसको बनाने की बातें कर रहा है, मतलब इसका फोटो इन्होंने रिलीज किया है। अब इससे दिक्कत किसे हो रही है, तो इससे 3 लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत है। पहली दिक्कत भारत को होगी, क्योंकि अगर चाइना यहां पर बांध बना लेता है तो यहां पर क्या करेगा, पानी को रोकेगा, और पानी रोकने के बाद कभी भी अगर दोनों के बीच में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, भारत और चाइना के बीच, तो चाइना इस पानी को भारत के खिलाफ वाटर बम के रूप में भी उपयोग कर सकता है। साथ ही जो इसमें खनिज बहकर आते हैं, उनको पानी के रोकने के साथ वो भी भारत में नहीं आ पाएंगे। बाकी पानी की इतनी दिक्कत है नहीं, क्योंकि ज्यादातर जो पानी है ब्रह्मपुत्र में, वो भारत से जो सहायक नदियां मिलती हैं उनके द्वारा इसमें लाया जाता है। लगभग 60 से 70% जो पानी ब्रह्मपुत्र में बहता है वो भारत में बहने वाली नदियों द्वारा ही उसमें जोड़ा जाता है। तो पानी की तो इसमें दिक्कत है नहीं। ठीक है, बाकी बांग्लादेश को क्या दिक्कत है, क्योंकि जो दिक्कत भारत की है वही दिक्कत बांग्लादेश की है। क्योंकि यहाँ पर अगर वो पानी छोड़ता है तो जैसे भारत में बाढ़ की परेशानी आएगी, साथ ही बांग्लादेश में को भी वो परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और बांग्लादेश ने इसके लिए ही चाइना से अपील की है कि वो पानी की जो छोड़ने की और रोकने की जो डाटा है उसको सार्वजनिक करता रहे, यानी उसमें ट्रांसपेरेंसी बरते। ऐसा बांग्लादेश ने चाइना से अपील भी की है। साथ ही तिब्बत इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि तिब्बत ने को चाइना ने इनलीगली क्या किया है, उसको ऑक्युपाई किया हुआ है, यानी उस पर कब्जा किया हुआ है। तो तिब्बत वालों को भी वहां से दिक्कत है। तो ये सारी इस क्वेश्चन से जुड़ी हुई सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब चलिए आगे देखते हैं चाइना। अब चाइना है कहां, ये देख लेते हैं। तो चाइना, ये है हमारा प्यारा भारत। ये हो गया भारत, और भारत के उत्तर में ये देश है चाइना। ठीक है, वायरस वाला देश चाइना।
कौन सा देश है? वायरस वाला। ये चमगादड़ खा के वायरस फैलाने वाला देश ये चाइना। ठीक है, चाइना में इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी बीजिंग, बीजिंग इसकी राजधानी है। इसकी मुद्रा यानी करेंसी क्या है? तो युआन, युआन या रेन मिंबी, रेन मिंबी, मिंबी इसकी करेंसी है। ठीक है, अगर बात करूं यहां से, यहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यहाँ की सबसे बड़ी नदी, जो एशिया की भी सबसे बड़ी नदी है, ये सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यांग तीसी, यांग तीसी नदी यहाँ की सबसे लंबी नदी है। और एशिया की भी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांग तीसी नदी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, उससे पहले रिवीजन के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ हरित इस्पात और एल्यूमिनियम क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी की है? तो किसके साथ की है? मैंने आपको करंट अफेयर में बताया था कि यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ भारत ने यह भागीदारी की है। हाल ही में भारत सरकार ने कितने अतिरिक्त स्थानों पर तेल भंडारण की योजना बनाई है? तो भारत क्या है, अपनी तेल भंडारण की क्षमता को बढ़ा रहा है और उसके लिए 3 जगह और चुनी है जहां पर वो अपने तेल को भंडारण करेगा। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। और 2025 में ये दिन कब पड़ा? तो 2025 में 2 जुलाई को ये सहकारिता वाला दिन पड़ा था। हाल ही में सेबी की कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुनील कदम जी को इसके लिए नियुक्त किया गया है। सुनील कदम जी को इसके लिए नियुक्त किया गया है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आज का हमारा, हाल ही में किस देश ने एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनेस्को से बाहर निकलने की घोषणा की है? दोस्तों यूनेस्को, यूनेस्को UNESCO, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये एक संस्था है जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। अभी क्या हुआ है कि अभी अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है, उन्होंने कह दिया है कि हम इसे छोड़ रहे हैं। किसने? यूएसए ने इससे बाहर निकलने की बात की है, इससे बाहर निकलने की बात की है। ठीक है, असल में मसला क्या है? मसला यह है कि 2017 में जब पहली टर्म के लिए डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, तो 2017 में वो इससे बाहर निकल गए थे। लेकिन 2023 में जब बाइडेन राष्ट्रपति बने तो इन्होंने इसको दोबारा से ज्वाइन किया, इसकी सदस्यता फिर से ले ली। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम इसको फिर से छोड़ रहे हैं, यानी अपने निर्णय पर फिर से वापस जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? असल में डोनाल्ड ट्रंप सरकार का मानना है कि यूनेस्को उन विचारों का समर्थन करता है जो अमेरिका के खिलाफ है। ठीक है, एक कारण इसका ही हुआ। दूसरा कारण क्या है? दूसरा, अमेरिका और इजराइल की दोस्ती से तो आप सब लोग वाकिफ ही हैं। इजराइल हमेशा यूनेस्को का विरोध करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये यूनेस्को फिलिस्तीन में जो कार्य करता है, इजराइल कहता है कि वो कार्य उन्हें पसंद नहीं आते, क्योंकि वो कहते हैं कि आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए वो इसका विरोध करते हैं। दूसरा कारण क्या है? इन्होंने फिलिस्तीन को अपनी पूर्ण सदस्यता दी हुई है, इस कारण भी इजराइल इनका विरोध करता है और इसीलिए अमेरिका इनका विरोध करता है। तो अभी क्या है? फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है? इससे बाहर निकलने की बात की है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार इजराइल के घनिष्ठ क्या है? समर्थक सरकार है। ठीक है, तो यूएसए ने इसके लिए इससे बाहर निकलने की बात की है। ठीक, तो कौन सा देश हो गया? अमेरिका इससे बाहर निकलने की फिर से घोषणा कर चुका है। इजराइल
इजराइल और यूएसए की दोस्ती फिर से एक बार प्रकट साबित हो रही है। ठीक है, तो इसका कारण क्या है, तो कारण मैंने आपको इसके बता दिए। अगर बात करें यूनेस्को की, यूनेस्को विश्व धरोहर साइट, विश्व धरोहर भारत में कितनी है यूनेस्को विश्व धरोहर भारत में, तो 44 है। 44 इसकी क्या है, साइटें हैं भारत में। अभी क्या हुआ था, यूनेस्को की 47वीं बैठक हुई थी कहां पर, तो पेरिस फ्रांस में। पेरिस फ्रांस में इसकी बैठक हुई थी और इसमें जो भारत की 44वीं साइट है, 44वीं साइट इसको शामिल किया गया। और वो साइट कौन सी है, तो उस साइट का नाम है भारत में मराठा सैन्य परिदृश्य। क्या है, कौन सी साइट है, तो भारत में मराठा सैन्य परिदृश्य। इसमें इन्होंने क्या किया है, तो इसमें इन्होंने 12 किलो को शामिल किया है, 12 किलो को शामिल किया है, जिसमें से 11 किले महाराष्ट्र में है और 1 किला कहां पर है, तो 1 किला तमिलनाडु में है। तो मराठा सैन्य परिदृश्य को इसमें शामिल किया गया है 44वीं साइट के रूप में। भारत में 44 साइट में 3 कैटेगरी में 44 साइट शामिल है, 36 + 7 + 1। 36 जो है ये कैसी है, सांस्कृतिक साइट है, 7 प्राकृतिक साइट है और 1 जो है मिश्रित है। और मिश्रित कौन सी है, तो ये कंचनजंगा जो है वो क्या है, मिश्रित साइट में शामिल है। इससे पहले हम मोइकदम असम को 43वीं साइट के रूप में शामिल कर चुके थे 2024 में। तो इस बार किसको शामिल किया गया है, तो मराठा परिदृश्य को इसमें शामिल किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये यूनेस्को, इसके बारे में मैंने आपको पूरी हाल ही में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने जैग्रेब सुपर यूनाइटेड रैपिड चेस का खिताब जीता है, तो इसे जीतने वाले हैं डी कुकेश जी ने ये खिताब जीता है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत में बायोफ्यूल उपभोग के मामले में किस देश को पीछे छोड़कर चौथा स्थान हासिल किया है, तो हमने चीन को इसमें पीछे छोड़ दिया है। हाल ही में भारत ने निम्न में से किस खेल आयोजन की मेजबानी के लिए 2029 और 31 के लिए बोली लगाने की घोषणा की है, तो जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप है उसको कराने के लिए हमने क्या लगाई है, बोली लगाई है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप को हमने अपने यहां कराने के लिए बोली लगाई है। हाल ही में भारत का पहला राज्य कौन सा बना है जिसने राशन वितरण के लिए फेस आईडी, जैसे हम क्या थे आधार कार्ड में अपनी फेस आईडी लगाते हैं, वैसे ही राशन कार्ड के लिए अंगूठे की जगह फेस आईडी का किसने प्रयोग किया है, तो ये हिमाचल प्रदेश ने ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हाल ही में एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था कौन सा देश होगा। दोस्तों हाल ही में जो हमारा एडीबी है, एडी यानी एशियाई विकास बैंक, इसने एशियाई विकास बैंक, ठीक है, इसने क्या कहा है, इसने एक रिपोर्ट निकाली है। उस रिपोर्ट का नाम है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक। असल में ये रिपोर्ट निकालता है एशिया हिंद प्रशांत क्षेत्रों की आर्थिक प्रगति पर रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट का नाम क्या है, इस रिपोर्ट का इसने नाम लिखा है कि एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट का नाम लिखा है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट। और इसमें इसने बताया है कि भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगी,
ठीक है, तो इसने बताया है कि भारत जो विकास करेगा, विश्व में सबसे तेज गति से विकास करने वाला देश भारत होगा। इसने जीडीपी की जो भारत का अनुमान लगाया है, इसने 2025 के लिए और 2026 के लिए भारत की जीडीपी का अनुमान लगाया है और कहा है कि भारत की जीडीपी 2025 में 6.5% की दर से वृद्धि करेगी, वहीं 2026 में 6.7 की वृद्धि से परसेंट की वृद्धि से गति विकास करेगी। तो ऐसा एशियन डेवलपमेंट बैंक का मानना है। वहीं इसने कहा है कि चीन की जो वृद्धि होगी वो लगभग 4% के आसपास होगी। ठीक है, 4.7 2025 में और 4.3 2025 में और 2026 में इसकी वृद्धि दर 4.3% होगी। यानी चाइना भी भारत का मैच नहीं कर पाएगा, ऐसा किसने कहा है? ऐसा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपनी रिपोर्ट जो उसने एशियाई और पैसिफिक एशियाई यानी एशियाई प्रशांत क्षेत्र के लिए उसने जारी की है, उसमें ये कहा गया है। ठीक है, तो इसमें भारत की वृद्धि दर कितनी बताई है? तो 6.5% से और 6.7% की वृद्धि दर से इसने गति करने के लिए भारत को कहा है। ऐसा कहा है कि भारत आने वाले समय में इस दर से गति करेगा। अगर मैं बात करूं एशियन विकास बैंक की यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1966 में हुई और इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहां पर है? तो मनीला फिलीपींस, मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। और मनीला फिलीपींस किस द्वीप पर है? तो मनीला फिलीपींस जो है लुजोन द्वीप पर स्थित है, तो आपसे अगर कोई पूछे तो फिलीपींस किस द्वीप पर स्थित है? तो फिलीपींस लुजोन द्वीप पर स्थित है। तो 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी और इसको जो वर्तमान हेड है यानी इसके अध्यक्ष कौन है? तो मसाता कांडो इसके क्या है? इसके वर्तमान में हेड है। ठीक है, मनीला से आप कौन सी बात याद रखेंगे? तो मनीला में क्या है? जो अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो ये फिलीपींस के मनीला में ही स्थित है। वहीं राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? तो उड़ीसा के कटक में, यानी भारत का चावल अनुसंधान केंद्र राष्ट्रीय जो है वो कहां स्थित है? तो उड़ीसा के कटक में स्थित है। वहीं विश्व का यानी अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? तो वो मनीला फिलीपींस में स्थित है। चलिए, तो ये हो गया एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, अगर मैं आपको फिलीपींस दिखाऊं तो फिलीपींस कहां पर है? तो फिलीपींस चाइना के कहां पर है? तो दक्षिण पूर्व में स्थित है। ये है अपना फिलीपींस, छोटे छोटे द्वीपों पर स्थित फिलीपींस, और यहाँ पर इसकी राजधानी है जिसका नाम है मनीला। ठीक है, और ये द्वीप कौन सा बताया मैंने आपको? लुजोन द्वीप। ये कौन सा द्वीप है? तो लुजोन द्वीप पर इसकी ये स्थित है। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं रिवीजन के। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु स्टेशन बंद होने की कगार पर है? दोस्तों अभी क्या किया गया है, जो हमारा जलवायु स्टेशन है उसका नाम है मोआना लोवा जलवायु स्टेशन, इसको बंद करने की अभी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। हाल ही में कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? तो ये सुकन्या जो है, सुकन्या जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, सुकन्या सोनेवाल को नियुक्त किया गया है। हाल ही में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनोवेशन के लिए साहिल जी को नियुक्त किया गया है। साहिल जी को इसके लिए नियुक्त किया गया है। भारत के आधिकारिक रूप से किस एक जीएम फसल की खेती की अनुमति दी है? तो कपास की जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी अनुवांशिक फसल के लिए खेती के लिए अनुमति दी गई है। चलिए, हाल ही में भारतीय वायुसेना से MiG-21 लड़ाकू विमान किस वर्ष तक पूरी तरह से रिटायर हो जाएंगे? ये है अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो किस वर्ष तक रिटायर हो जाएंगे? दोस्तों हाल ही में भारतीय वायुसेना ने घोषणा की है, भारतीय वायुसेना ने क्या किया है? बताया है कि हम सितंबर 2025 तक जितने भी हमारे पास मिग
21 विमान है, इनको क्या कर देंगे, इनको हम रिटायर कर देंगे, यानी इनको हम सेना से बाहर कर देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये अभी आउट ऑफ डेट हो चुके हैं, यानी काफी पुराने हो चुके हैं। इनकी जगह पे हम कौन से विमान लाएंगे? तो एलसीएच तेजस को हम इनके स्थान पर लाने की बात कर रहे हैं। और लक्ष्य है कि 2026 में हम 6 तेजस विमानों को भारतीय वायुसेना में क्या करेंगे, भारतीय वायुसेना में शामिल कर लेंगे। ऐसा हमने क्या किया है, लक्ष्य रखा है कि अगले साल तक हम 6 को तो इन्हें वायुसेना में शामिल कर लेंगे। अगर बात करूं मैं मिग 21 की, तो मिग 21 हमने 1963 में, कब, 1963 में किससे खरीदा था? उस समय के यूएसएसआर जो अब क्या है, रूस है, उससे हमने खरीदा था। और ये भारत का पहला सुपरसोनिक विमान था। सुपरसोनिक का मतलब आप समझते हैं, जो आवाज की गति से, ये हमारी आवाज यानी ध्वनि की गति मान लो 1 है, अगर इससे कम गति से अगर कोई गति करेगा तो उसको हम बोलते हैं सबसोनिक। अगर 1 से 5 के बीच में किसी की गति होगी तो उसको बोलते हैं हम सुपरसोनिक। अगर 5 से अधिक किसी की गति होगी, 5 मैक से अधिक किसी की गति होगी तो उसको हम बोलते हैं हाइपरसोनिक। ठीक है, तो भारत का पहला सुपरसोनिक विमान कौन सा था? तो भारत का पहला सुपरसोनिक विमान मिग 21 था, जिसको हाल ही में रिटायर कर दिया गया है। और इसके स्थान पर कौन से विमान लाने की बात हुई है? तो एलसीए तेजस, जो क्या है, एलसीए तेजस जो स्वदेशी निर्मित हल्का लड़ाकू विमान है। और इसको किसके द्वारा बनाया जा रहा है? तो भारत की HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया जा रहा है। हाल ही में करंट की अगर खबर देखें तो इसमें खबरों में रहा था कि GE एरोस्पेस जो कहां की कंपनी है? तो यूएसए की कंपनी है। इसने भारत को दूसरा जो इंजन है 404 इंजन भारत को अभी हाल ही में दिया है। यानी ये किसकी कंपनी है? तो ये GE एरोस्पेस यूएसए की कंपनी है, जिससे भारत ने 404 GE 404 इंजन लिए हैं तेजस के लिए, और उसने अभी दूसरा इंजन भारत हाल ही में पहुंचाया था। इसके बारे में करंट में मैंने आपको पढ़ाया है। तो एलसीए तेजस विमान इसकी जगह लाया जाएगा। और ये जो मिग 21 विमान है अभी हाल ही में है कहां पर? तो ये हमारे यहाँ पर जो राजस्थान है, राजस्थान के एयरबेस में तैनात है। ठीक है, राजस्थान के नल एयरबेस में हाल ही में तैनात है। तो मिग 21 राजस्थान के नल एयरबेस में ये क्या है, इनकी स्क्वाड्रन तैनात है। और इनकी पूरी स्क्वाड्रन को क्या कर दिया जाएगा? मतलब इनकी स्क्वाड्रन को रिटायर अभी कर दिया जाएगा। ठीक, तो 2 सितंबर 2025 तक का लक्ष्य है, भारत इनको रिटायर कर देगा। क्यों रिटायर कर रहा है? क्योंकि इनको चलता फिरता कॉफिन के नाम से जाना जाता है, या फ्लाइंग कॉफिन के नाम से जाना जाता है। ये भी लिख लीजिए, कभी कहीं एग्जाम में पूछ ले तो फ्लाइंग कॉफिन के रूप में इसे जाना जाता है, क्योंकि आजकल इसकी दुर्घटनाएं इतनी हो रही थी तो इसको ये नाम दिया गया, यानी उड़ता हुआ ताबूत के रूप में इस जहाज को अब जाना जाने लगा था, इसलिए भारत ने भी इसको रिटायर कर दिया है। ठीक है, चलिए, ये है मिग 21 जिसने 1971 की लड़ाई, इसके योगदान की बात करें तो इसने कब कब योगदान दिया? तो भारत पाकिस्तान के बीच 1971 की लड़ाई हुई, 1999 में कारगिल की युद्ध में जो लड़ाई हुई, और अभी जो भारत ने बालाकोट स्ट्राइक की थी उसमें भी ये शामिल था। यानी 2019 की बालाकोट स्ट्राइक में भी इसने महत्वपूर्ण योगदान अपना दिया था। अभी इसको भारतीय सेना ने रिटायर करने का निश्चय लिया है। अगर बात करूं मैं एयरक्राफ्ट की ही, तो भारत ने राफेल कहां से लिया है? फ्रांस से लिए हैं। और अभी राफेल के जो मरीन यानी समुद्री जो वर्जन है, राफेल मरीन 26 खरीदने की घोषणा भी
भारत ने की है, तो वो भी फ्रांस से ही भारत राफेल मरीन खरीदेगा, यानी जो अपनी नौसेना के लिए राफेल विमान है वो भी खरीदेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला नेशनल बायो बैंक किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो पहला बायो बैंक नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। कहां पर? तो नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में निम्न में से कौन सी एयरलाइंस कंपनी ने अमिताभ कांत को निदेशक के लिए नियुक्त किया है? तो ऐसा करने वाली कंपनी कौन सी है? इंडिगो। इंडिगो कंपनी ऐसा करने वाली कंपनी है। 17वां ब्रिक्स सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया भी था। तो रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो। हमारे प्रधानमंत्री जी इसमें भाग लेने गए थे और कई देश, 5 देशों की यात्रा पर गए थे। उन्होंने सभी ने उनको पुरस्कार देकर सम्मानित किया था। 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में पहले निम्न में से कौन सा देश शून्य डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है? न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला देश कौन सा है? तो ये देश है अपना कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। कोलंबिया और उज्बेकिस्तान अभी ब्रिक्स सम्मेलन में कहां शामिल हुए हैं? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। आज का क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही है? तो ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, पासपोर्ट इंडेक्स जो हर 3 माह में जारी किया जाता है। हर 3 माह में किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो एक लंदन की संस्था है, लंदन की फर्म है जिसका नाम है हेनले और पार्टनर्स, पार्टनर्स ये संस्था है। इसने क्या किया है? ये इंडेक्स जारी किया है, हर 3 महीने में जारी किया जाता है। और भारत की इसमें रैंक कितनी रही है? तो भारत इसमें 77वीं रैंक तक पहुंच गया है। कहां से पहुंचा? तो 85 से 77 का सफर अभी इसने पूरा किया है। 85 से 80 पे पहुंचा था और 80 से 77 पर पहुंच गया है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। तो भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत की रैंक वर्तमान में 77 है। पिछली रैंक क्या थी? तो भारत की पिछली रैंक 80 थी। 80 से 77 पर भारत पहुंच गया है। इसके साथ ही भारत अब 59 देशों में वीजा फ्री यात्रा, वीजा फ्री या ऑन अराइवल वीजा के साथ यात्रा कर सकता है, के साथ यात्रा। इसका मतलब क्या होता है? देखो वीजा क्या होता है? वीजा और पासपोर्ट यात्रा करने के लिए 2 साधन बहुत महत्वपूर्ण है। एक होता है पासपोर्ट। पासपोर्ट ये बताता है कि ये जिस व्यक्ति का पासपोर्ट है वो किस देश का नागरिक है। ठीक है, अगर हम लंदन चले जाएं या किसी और देश में चले जाएं तो पासपोर्ट दिखाकर हम बताएंगे कि भैया हम भारत से आए हैं, ये रहा मेरा पासपोर्ट। तो पासपोर्ट क्या है? एक गारंटी कार्ड है कि आप कौन से देश के निवासी हैं। साथ ही एक होता है वीजा। क्या होता है? वीजा। वीजा किस लिए उपयोग किया जाता है? मान लो हम भारत से जा रहे हैं, भारत से इंग्लैंड जा रहे हैं, तो भारत से हम इंग्लैंड जाने की अनुमति मांगेंगे। इंग्लैंड वालों से क्या करेंगे? अनुमति मांगेंगे कि भैया हम तुम्हारे देश में आ सकते हैं काम करने, घूमने, जिस तरह का भी वीजा हो, कई इसके प्रकार होते हैं। तो इंग्लैंड चेक करेगा भाई ये व्यक्ति कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं यहाँ का कुछ गलत काम करने लगे, दंगे भड़काने लगे। तो ये चेक करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? अनुमति देंगे या नहीं देंगे। ऐसा करते हैं जब हम अप्लाई करते हैं। लेकिन अब क्या है? 59 देश ऐसे हो गए हैं जिनमें भारतीय बिना वीजा लिए, यानी वीजा की कोई जरूरत नहीं, जाके बोलेंगे भैया हम आ गए, या वहां पर पहुंच जाएं और बोलें कि हमें वीजा दे दो, तो भी वहां पर वीजा मिलेगा। ऐसा 59 देश के साथ भारत ने, ऐसा 59 देश में भारत कर सकता है। ठीक है, तो ये होगी भारत की रैंक 77वीं। अगर मैं बात करूं इसमें टॉप पर कौन रहा, तो इसमें नंबर 1 पर रहा है सिंगापुर। ठीक है, और ये 193 देशों की वीजा फ्री यात्रा कर सकता है। यानी इतने देशों में सिंगापुर के नागरिक को कोई वीजा लेने की जरूरत नहीं है।
दूसरे नंबर पर कौन आया है? तो दूसरे नंबर पर जापान और दक्षिण कोरिया आए हैं। दक्षिण कोरिया दूसरे नंबर पर आए हैं और ये लगभग 190 देशों में फ्री यात्रा करने के लिए क्या है, अब लीगल या वैलिड है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई हमारी हेनले पासपोर्ट। अब मैं बात करूं अगर कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स यानी रैंक जो भारत की हाल ही में रही। ठीक है, भारत की हाल ही में रैंक के बारे में बात करूं तो HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी रही? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक 130 रही। वहीं एसडीजी में भारत की रैंक 99। पहली बार भारत किसमें शामिल हुआ? तो पहली बार भारत टॉप 100 में शामिल हुआ। खुशहाली में रैंक 118 है। खुशहाली में भारत की रैंक कितनी है? तो 118 है। वहीं अगर मैं बात करूं अर्थव्यवस्था में भारत की रैंक क्या है? अर्थव्यवस्था में भारत 4th स्थान पर है। वहीं फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो फायर पावर में भी भारत 4थे स्थान पर है। वहीं एशिया पावर की बात करूं तो एशिया पावर में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत 3रे स्थान पर है। ठीक है, तो भारत एशिया पावर में 3रे स्थान पर है। आतंकवाद, वैश्विक आतंकवाद से पीड़ित देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान 14वां है। तो भारत का स्थान कहां पर? 14वां है। जलवायु परिवर्तन की बात करें तो जलवायु परिवर्तन में भारत की रैंक कितनी है? तो भारत की रैंक जलवायु परिवर्तन में 10 है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन में 10 है। ग्लोबल जेंडर गैप में भारत की रैंक 131 है। कितनी है? तो 131 भारत की रैंक किसमें है? तो ग्लोबल जेंडर गैप में। ठीक है, हथियार आयातक यानी हथियार खरीदने में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा है। और सैन्य खर्च के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? तो 5वां है। तो ये अभी हाल ही में भारत की रैंक जो आई है वह मैंने आपको दिखा दी। चलिए, तो ये हो गया हमारा पासपोर्ट। चलिए देखते हैं रिवीजन के क्वेश्चंस। 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में पहले में निम्न देश में नियुक्त, अच्छा ये तो मैंने अभी बताया आपको, तो कौन सा देश शामिल हुआ? कोलंबिया और उज्बेकिस्तान इसमें शामिल हुए हैं। हाल ही में किस प्रतिष्ठित उद्योगपति ने अमेरिका में एक नई राजनीतिक पार्टी शुरू की है? तो ऐसा कौन कर रहे हैं? एलन मस्क ऐसा करने जा रहे हैं कि वो एक तीसरी पार्टी शुरू कर रहे हैं। हाल ही में आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो संजोग गुप्ता जी को इसका सीईओ नियुक्त किया गया है। हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ऐसा करने वाला हमारा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, चलिए हाल ही में किस कीट के कारण केरल में रबर के बागानों को खतरा उत्पन्न हुआ है? तो हाल ही में एक कीट है जिसका नाम है एम्ब्रोसिया बीटल। ये एक कीट है। ये वास्तव में कहां का है? तो ये वास्तव में मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। दक्षिण अमेरिकी देशों में पाया जाता है। ठीक है, यहां देशों में पाया जाता है और भारत में अब ये पाया गया है। तो सबसे पहले भारत में 2012 में गोवा में काजू के पेड़ों में पाया गया था। ठीक है, अभी इसका प्रकोप कहां मिल रहा है? तो इसका प्रकोप कहां पर? केरल में रबर के पेड़ों में देखने को मिल रहा है। अब ये करता क्या है? जैसे मान लो ये पेड़ है तो ये क्या करेगा? इसके तने में छेद करेगा और यहाँ पर फंगस छोड़ देगा। तो छेद कर तने में फंगस छोड़ देता है जिससे पेड़ बीमार हो जाता है और वो मर जाता है। तो इसका प्रकोप अभी कहां पर देखने को मिल रहा है? तो केरल के रबर के पेड़ों में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या छोड़ता है? इसमें कवक। मैंने जब आपको बायोलॉजी पढ़ाया था तो मैंने बताया था कवक के बारे में। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि कवक की जो कोशिका भित्ति होती है
वो किसकी बनी होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति कवक की किसकी बनी होती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्या, केरल। और केरल में रबर के पेड़ों में पाया गया है। केरल रबर के उत्पादन में, केरल रबर उत्पादन में भारत में नंबर 1 है। केरल रबर के उत्पादन में, और कॉफी के उत्पादन में कर्नाटक, चाय में असम नंबर 1 है, और आलू में यूपी। ठीक है, तो ये कुछ उत्पाद जिनमें ये नंबर 1 है। दूध में भी यूपी ही नंबर 1 है। चलिए केरल के बारे में, तो ये हमारे हो गए रबर के पेड़, ये बाल्टी लटकी हुई, यहां से छील के रबर के पेड़ को, दूध को इकट्ठा किया जाता है, जिससे बाद में रबर का उत्पादन किया जाता है। तो अगर बात करूं मैं केरल की, तो भारत के दक्षिणतम राज्यों में से केरल, ये है केरल। ठीक है, केरल जिसकी राजधानी क्या है, तो जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। क्या राजधानी है, तो तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। ठीक है, और इसके बात करो सीएम की, यहाँ के सीएम कौन है, तो यहाँ के सीएम जो है तो विजय रूपानी, सॉरी पिनरई विजयन यहाँ के क्या है, यहाँ के पिनरई विजयन यहाँ के सीएम है। ठीक है, तो पिनरई विजयन यहाँ के सीएम है। वहीं इनके राज्यपाल कौन है, तो राजेंद्र जी यहाँ के राज्यपाल है। राजेंद्र आकलेकर यहाँ के राज्यपाल है। ठीक है, तो राज्यपाल इनके आकलेकर हो गए। अगर बात करूं यहाँ के नृत्यों की कि कौन कौन से नृत्य यहाँ पर किए जाते हैं, तो यहाँ पर जो सबसे प्रसिद्ध नृत्य है वो है कथकली। कुडियट्टम, मोहिनीअट्टम, कथकली, कुडियट्टम, मोहिनीअट्टम और कलियट्टम और कोलकली, ये यहाँ के महत्वपूर्ण नृत्य हैं। अगर बात करूं यहाँ के नेशनल पार्क, तो यहाँ पर कौन कौन से नेशनल पार्क है, तो यहाँ पर एरविकुलम, पेरियार, साइलेंट वैली, और इसके साथ ही पद्मशोला, अन्नामुडी, पुद्दुममशोला, ये यहाँ के नेशनल पार्क हैं। ठीक है, तो ये यहाँ के नेशनल पार्क हो गए। और यहाँ का त्योहार की बात करें तो कौन कौन से त्योहार हैं, तो अट्टुकल पोंगल यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। तो अट्टुकल पोंगल यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। तो ये पूरी जानकारी केरल के बारे में आप लोगों को। चलिए, हाल ही में बॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार बनने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन है, तो ये बनी है हमारी दीपिका पादुकोण, ये हमारी ये अभिनेत्री बनी है। हाल ही में फूड डिलीवरी के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसी के सीईओ हमारे आदित्य मंगला जी को बनाया गया है। हाल ही में सरकार ने समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ साझेदारी की है, तो भारत ने जो हमारी अरबिंदो सोसाइटी है, श्री अरबिंदो सोसाइटी, इसके साथ क्या की है, तो समझौता किया है। अरबिंदो सोसाइटी के साथ किसके लिए, समावेशी शिक्षा को बढ़ाने के लिए समझौता किया है। हाल ही में विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो भारत ने इसमें 11 पदक जीते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना किस राज्य ने शुरू की है। ठीक है, तो किस राज्य ने शुरू की है, तो खनन हमारे यहाँ सबसे ज्यादा कहां पर होता है, तो हमारे यहाँ खनन सबसे ज्यादा झारखंड में। तो झारखंड ने अपने यहाँ क्या किया है, अपने यहाँ जो खदानें हैं, खदानों पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसने क्या किया है कि खनन पर्यटन परियोजना शुरू की है।
खनन पर्यटन परियोजना इसने शुरू की है। इसमें किया क्या जाएगा, तो इसमें जहां कोयले की खान है उसमें जो विद्यार्थी हैं और आम लोगों को शैक्षणिक अनुभव प्रदान किए जाएंगे। वहां पर घुमाकर दिखाया जाएगा कि कैसे कैसे हम कोयले को खानों से निकालते हैं। ठीक है, तो क्या उद्देश्य है इसका, उद्देश्य है झारखंड में पर्यटन को बढ़ावा देना। झारखंड में पर्यटन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। ठीक है, बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली खनन पर्यटन नीति किसने लॉन्च की है, तो झारखंड ने लॉन्च की है। और जो इसका पायलट प्रोजेक्ट है यानी पायलट चरण यानी जहां से इसकी शुरुआत हो रही है, तो रामगढ़ जिले से, रामगढ़ जिले से इसका क्या पायलट चरण शुरू हो रहा है। पायलट चरण इसका शुरू हो रहा है। तो कहां से हो रहा है, तो ये हमारे झारखंड के रामगढ़ जिले से इसका शुरुआत की जा रही है। ठीक है, रामगढ़ जिले में यहां पर एक खदान है जिसका नाम है नॉर्थ उम्रमरी जो है ओपन कास्ट खदान है। यहां से क्या किया जा रहा है, यहां से इसकी शुरुआत की जा रही है। तो कौन करने वाला, तो झारखंड करने वाला राज्य हो गया। ऐसे एक खदान में आपको लेके जाएंगे और वहां को बताएंगे कि कैसे कैसे खदान में कार्य किया जाता है, कौन कौन सी मशीनें चलती हैं, क्या यहाँ पर परेशानियां होती हैं, क्या चुनौतियां होती हैं, उनके बारे में सब आपको बताया जाएगा। अगर बात करूं मैं झारखंड के बारे में, झारखंड को आप यहीं पे देख सकते हैं। देखिए इसी मैप में आपको मैं झारखंड दिखा देता हूँ। मैप लगाना शायद हमारी टीम भूल गई, तो हम झारखंड आपको यहां दिखा देते हैं। झारखंड ये रहा, ठीक है, झारखंड ये रहा। इसका एक बॉर्डर पश्चिमी बंगाल, ऊपर वाला बॉर्डर बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से बॉर्डर साझा करता है। ये 15 नवंबर 2000 को बिहार से कटकर अलग राज्य बना। पहले ये पूरा क्या था, बिहार था। अब यहां से इसको काट दिया गया, नीचे वाला हिस्सा क्या बना, झारखंड। कब बना, तो 15 नवंबर 2000 को ये बिहार से अलग बनकर एक नया राज्य बना था। ठीक है, अगर बात करूं इसके राजधानी की, तो इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी इसकी रांची है। रांची इसकी राजधानी है और सीएम इसके हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन यहाँ के क्या है, तो मुख्यमंत्री यहाँ के हेमंत सोरेन है। और यहाँ की जो राजधानी है वो रांची है। ठीक है, तो राजधानी इसकी रांची हो गई। और यहाँ के जो राज्यपाल है वो संतोष गंगवार है। क्या है, तो संतोष गंगवार यहाँ के राज्यपाल हो गए। संतोष गंगवार यहाँ के राज्यपाल हो गए। सीएम यहाँ के हेमंत सोरेन हो गए। अगर बात करूं यहाँ के त्योहार की, तो यहाँ पर एक प्रमुख त्योहार मनाया जाता है जिसे हम सरहुल के नाम से जानते हैं। सरहुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि सरहुल कहाँ मनाया जाता है, तो झारखंड में सरहुल मनाया जाता है। अगर बात करूं यहाँ के नृत्य की, तो यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है छऊ, जो हमारे सांस्कृतिक नृत्य में भी शामिल है। छऊ यहाँ का नृत्य है। वहीं सरहुल और जटनी यहाँ के क्या है, प्रमुख नृत्य है। अगर बात करूं यहाँ के नेशनल पार्क की, तो यहाँ 2 प्रमुख नेशनल पार्क पाए जाते हैं। मतलब यहाँ पर 2 ही राष्ट्रीय उद्यान है। एक का नाम है बेतला और हजारीबाग। हजारीबाग क्या है, यहाँ के 2 राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए, हाल ही में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार पाने वाली भारतीय अभिनेत्री कौन बनी है, तो ये तो क्वेश्चन दोबारा से टाइप हो गए। अच्छा सॉरी, हम तो पीछे आ गए थे ना, अभी आगे जाना है। हाँ, यहाँ पे है झारखंड वाला क्वेश्चन, यहाँ पे। वो तो मैं आपको मैप दिखाने के लिए पीछे ले गया। अभी हाल ही में केरल का पहला स्किन बैंक कहाँ खोला जाएगा, तो केरल के जो तिरुवनंतपुरम में है वहां पर पहला बैंक खोला जाएगा। ठीक है, हाल ही में विश्व ग्रामीण विकास दिवस पहली बार कब मनाया गया, विश्व ग्रामीण विकास दिवस। तो आप इसको याद रखेंगे क्योंकि
ये पहली बार मनाया गया है। तो ठीक है, पहला पहला प्यार आदमी को याद रखना पड़ता है। तो कब मनाया गया? तो ये 6 जुलाई को मनाया गया, 6 जुलाई को मनाया गया। एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी वत्सला का हाल ही में निधन हुआ। यह कहाँ रहती थी? तो ये पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व कहां पर है? तो पन्ना टाइगर रिजर्व एमपी में है, वहां पर इसका निधन हो गया। वहीं पर रहती थी, वहीं पर बेचारी स्वर्गवास इसका हो गया। हाल ही में एनटीपीसी समुद्री ने अपना 28वां स्थापना दिवस मनाया है। ये किस राज्य में स्थित है? तो ये तेलंगाना में स्थित है। कहां पर? तो तेलंगाना में ही अपना एनटीपीसी ने ये दिवस मनाया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आज का। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, अफ्रीकी वंश की महिलाओं और बालिकाओं का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, जो हमारी अफ्रीकी महिलाएं हैं तो उनके लिए दिवस मनाया जाता है, जो 25 जुलाई को मनाया जाता है। ये किस लिए मनाया जाता है? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो अफ्रीकी मूल की महिलाएं हैं, अफ्रीकी महिलाओं, अफ्रीकी जो महिलाएं हैं, उन अफ्रीकी महिलाओं की विरासत, जो अफ्रीकी महिलाएं और लड़कियां, महिलाएं और लड़कियां हैं, उनकी विरासत, उनकी जो संगीत है, उनकी जो उपलब्धियां हैं, जो उनके सशक्तिकरण है, उनकी आवाजों को क्या करना? सम्मानित करना। यानी इसका क्या हुआ? अफ्रीकी महिलाओं की आवाजों को क्या करना? सम्मानित करना, सम्मानित करना, सम्मानित करना। और इसमें क्या है? जैसे उनकी कोई उपलब्धि हुई, उपलब्धि या उनका सशक्तिकरण का कोई कार्य हुआ, ठीक है, या उनका कोई भी मतलब ऐसा अचीवमेंट जिसको सम्मानित किया जा सकता है। अफ्रीकाओं के महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए ये दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 25 जुलाई को मनाया जाता है। अब बात करें जुलाई के कुछ महत्वपूर्ण दिवस की। तो 1 जुलाई को हम जीएसटी डे, डॉक्टर दिवस, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस, जीएसटी दिवस, सीए दिवस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिवस के रूप में मनाते हैं। 2 जुलाई इस बार क्या मनाया गया? तो अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। ये वैसे मनाया कब जाता है? तो हर जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। इस बार पहला शनिवार 2 जुलाई का था। यूएसए स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 11 दिवस, तो विश्व जनसंख्या दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को हम मनाते हैं। वहीं 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस, युवा कौशल दिवस हम 15 जुलाई को मनाते हैं। तो विश्व युवा कौशल दिवस हम 15 तारीख को मनाते हैं। वहीं 17 को अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस, न्याय दिवस हम मनाते हैं। वहीं 20 तारीख को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 20 तारीख को हम विश्व शतरंज दिवस, शतरंज दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व शतरंज दिवस के रूप में हम 20 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये होगी अफ्रीकी महिलाएं और इनके सशक्तिकरण के लिए 25 जुलाई को हम ये दिवस के रूप में मनाते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने की घोषणा हुई है? तो ये हरियाणा में बनाने की घोषणा हुई है। हरियाणा ने क्या कहा है कि हम अपने यहाँ सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाएंगे। हाल ही में किस देश की 1 जनवरी 2026 से यूरोजोन में शामिल हुआ है? तो बुल्गारिया, बुल्गारिया इसमें शामिल हुआ, यानी यूरो को अपनाने वाला नवीनतम देश कौन सा है? तो बुल्गारिया है। हाल ही में BMW इंडिया समूह ने अपने नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? यानी जो भारत में BMW उस समूह है उसके जो सीईओ है वो कौन है? हरदीप सिंह पुरी, हरदीप सिंह जी को इसका क्या किया गया है? BMW का सीईओ बनाया गया है। हरदीप सिंह बरार इनका नाम है। हाल ही में केरल मत्स्य विभाग द्वारा उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 में प्रथम स्थान किस जिले को मिला है? तो कैसरगोड, कैसरगोड को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 आज का। हाल ही में भारतीय तट रक्षक बल
को कौन सा नया प्रदूषण नियंत्रण प्राप्त हुआ है? तो जो हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड है, इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड जिसकी स्थापना 1977 को की गई थी और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इंडियन कोस्ट गार्ड क्या, जो हमारी समुद्र में तटों की रक्षा करने के लिए एक सेना बनाई गई है कि हमारी तटों से कोई ऐसी नाव या व्यक्ति ना घुस जाए, जैसे मुंबई हमले के दौरान हुआ था। तो उसके लिए इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 1977 में की। अब इसने क्या किया है? इसने समुद्र प्रचेत नाम का एक क्या है, ये एक समुद्र की सफाई करने वाला जहाज है। यानी जब समुद्र में कई बार ऐसा होता है कि समुद्र से तेल का आवागमन होता है, आयात निर्यात होता है, तो जब तेल समुद्र में कई बार फैल जाता है तो उससे क्या होता है, जब समुद्र के ऊपर वाली सतह पर तेल फैल जाता है तो ये एक तो प्रकाश नहीं जाने देता नीचे जीवों के लिए, साथ ही इन्हें ऑक्सीजन की भी कमी कर देता है। तो इससे जो नीचे रहने वाले जीव हैं, ये क्या है, इनके जीवन पर खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो इस तेल की सफाई के लिए समुद्र प्रचेत नाम का एक क्या किया है इन्होंने, प्रदूषण नियंत्रण पोत शामिल किया है। किसने? अपने तट रक्षक बल में शामिल किया गया है। और ये क्या है, ये भारत का स्वदेशी निर्मित दूसरा प्रदूषण नियंत्रण पोत है, जिसका नाम क्या है? समुद्र सचेत जिसका नाम है। ठीक है, तो इसको अभी हाल ही में किसमें? इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इसका तेल रिसाव के कारण जो स्थिति उत्पन्न होती है उसको सामान्य करना। तेल रिसाव की स्थिति में प्रदूषण को खत्म करना इसका उद्देश्य है। यानी समुद्र पे जो प्रदूषण होता है तेल रिसाव के कारण, उसको मिनिमाइज कर देना इसका उद्देश्य है। अगर बात करूं इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो 1977 में इसकी स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और अगर कई बार इसका देह वाक्य पूछा जाता है तो वो क्या है? वयम रक्षम। इंडियन कोस्ट गार्ड का देह वाक्य क्या है? तो देह वाक्य है इसका वयम रक्षम इसका देह वाक्य है। और इसके वर्तमान हेड कौन है? तो इसके वर्तमान हेड है परमेश शिवमणि इसके वर्तमान हेड है। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया हमारा 9। ये हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड जो प्रचेत को शामिल करते हुए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की घोषणा की है? तो बिहार में चुनाव है और ये घोषणा भी कहां पर हुई है? बिहार में हुई है। हाल ही में एग्रीगेट इनोवेशन हब का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो ये हमारा यूपी के मेरठ में किया गया है। कौन से विश्वविद्यालय में किया गया है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कौन से विश्वविद्यालय में ये एग्रीगेट इनोवेशन हब शुभारंभ किया गया है। हाल ही में इसरो ने किस मिशन के प्रपल्शन सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? तो गगनयान, जिसमें हम क्या करेंगे? मानव को अंतरिक्ष यात्रा पर भेजेंगे, अंतरिक्ष की सैर पर भेजेंगे। उसके लिए इन्होंने ये क्या किया? परीक्षण किया था। हाल ही में किस महान नेता की 125वीं जयंती पर डाक विभाग द्वारा स्मारक टिकट जारी किया गया है? तो हमारे जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनकी जयंती पर ये किया गया। ठीक है, टिकट जारी किया गया। आज का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? दोस्तों, जो हमारा जादू का, मैजिक बोले तो जादू, तो हमारे जादू का ऑस्कर अवार्ड, इसको क्या कहा जाता है? जादू का ऑस्कर अवार्ड के नाम से जाने जाने वाला बेस्ट मैजिक क्रिएटर
ये खिताब किसने जीता है? तो ये भारतीय ने जीता है। और उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सुहानी शाह। सुहानी, क्या नाम है इनका? तो सुहानी शाह जी ने ये जीता है। ये क्या है? एक जादूगर है और इनको बेस्ट मैजिक क्रिएटर का अवार्ड मिला है। ये दुनिया में इसको ऑस्कर के रूप में जाना जाता है, जादू के ऑस्कर के रूप में इस अवार्ड को जाना जाता है। और ये है सुहानी शाह। देखिए अभी क्या कर रही है, ये कुछ जादू ही कर रही है, ठीक है। अभी भी ये कुछ जादू ही कर रही है, इनके फोटो में कुछ जादू है, इसलिए मैं इनके सामने खड़ा हो गया हूँ, जिससे आप इन्हें ज्यादा ना देख पाए। ठीक, तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने 10 क्वेश्चन साथ ही उनके जुड़े स्टैटिक्स जीके को पढ़ा। आशा करता हूं मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। कृपया आप हमारा थोड़ा उत्साहवर्धन करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।